नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। जैसा कि हमने सिलेबस के टॉपिक वाइज क्रैश कोर्स चलाया है, तो आज उसका डे 2 है, जिसमें हम निम्न टॉपिक पर गहन चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हैं हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। हिस्ट्री में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तराखंड ज्योग्राफी में उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको क्रैश को ये कंटेंट दिखा देता हूँ। ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। सब मैप है ऐड किए हैं मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। इसके अंदर हैं आज हमारे कुमाऊनी बोली का क्षेत्र देख लेते हैं पहले। कुमाऊनी बोली यहाँ पर पाई जाती है, इतने एरिया में। ये वाला कुमाऊनी एरिया का है। यहाँ पर गढ़वाली बोली बोली जाती है और यहाँ पर जौनसारी बोली बोली जाती है, इधर पर ये वाले में। और भी आप इसमें से देख लेंगे। कल हमने हिंदी को 5 वर्गों में बांटा था, 5 बोलियों में बांटा था। उसमें पहाड़ी हिंदी को भी फिर 3 वर्गों में बांटा गया है, यथा पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। उत्तराखंड का लगभग संपूर्ण क्षेत्र मध्य पहाड़ी समूह में आता है, जिसके अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं। इन बोलियों में साहित्य सृजन और फिल्म निर्माण हुए हैं, अतः इसे भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। इन भाषाओं के लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगर आएगा कुमाऊनी और गढ़वाली किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो देवनागरी लिपि में। अब चर्चा करते हैं कुमाऊनी बोली की। राज्य में कुमाऊं क्षेत्र में उत्तरी एवं दक्षिणी सीमांत को छोड़कर, जो उत्तराखंड का मैप है, तो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, क्योंकि यहाँ तराई भावर लग जाएगा और यहाँ ये जनजातीय क्षेत्र है, तो यहाँ अलग भाषाएं बोली जाती हैं उन्हीं की। इस भाषा के मूल रूप के संबंध में विद्वानों ने 2 दृष्टिकोण सामने आए हैं। पहला दृष्टिकोण है कि कुमाऊनी का विकास दरत, खस या पैचासी से हुआ है, और दूसरे मत वाले हैं कि वो कहते हैं सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रथम मत के समर्थक हैं डॉक्टर गियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, डी शर्मा आदि हैं। द्वितीय मत के समर्थक हैं नारायण दत्त पालीवाल, उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, पंडित बद्रीदत्त पांडे। ध्वनि, वाक्य विन्यास, शब्दावली, रूप रचना के दृष्टिकोण से कुमाऊनी सौर सैनी अपभ्रंश के सर्वाधिक निकट मानी जाती है। मतलब कि जिनका दूसरा मत है, इनके मत का समर्थन होता है। वो किसके हिसाब से? ध्वनि, वाक्य विन्यास, शब्दावली, रूप रचना के आधार पर, जिसका मूल आधार संस्कृत है। इसमें तत्सम विदेशी शब्दों की अपेक्षा तद्भव शब्दों की संख्या में सर्वाधिक है। कुमाऊनी में तद्भव शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। कुमाऊनी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। यह खड़ी बोली से सर्वाधिक प्रभावित है, इसलिए इसे पहाड़ी हिंदी भी कहने लगते हैं कुमाऊनी को। भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि तत्व और रूप रचना के आधार पर कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटा है। उसकी भी 12 प्रमुख बोलियों को निर्धारित किया है। पहले 4 वर्गों में बांटा है, पूर्वी, पश्चिमी, इनमें। फिर उसके भी 12 बोलियां हैं। आइए उनको जानते हैं। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में है कुमैया। यह नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। अभी मैंने मैप में दिखाई है, आपको दिखाता हूँ अभी। सोरियाली, यह सोर क्षेत्र में बोली जाती है। सोर क्षेत्र मतलब पिथौरागढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा दक्षिण जोहार और पूर्वी गंगोली क्षेत्र के कुछ लोग बोलते हैं सोरियाली बोली को। सिराली, यह सीरा क्षेत्र में बोली जाती है। सीरा क्षेत्र मतलब डीडीहाट। अस्कोटी अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें नेपाली भाषा का प्रभाव है। ये देखिए पूर्वी में
ये आ गई सोरियाली, अस्कोटी, सीराली। यहाँ पर डीडीहाट का क्षेत्र है, यहाँ पर अस्कोट का क्षेत्र है, यहाँ पर पिथौरागढ़ का क्षेत्र है। पूर्वी ये गंगोई से लगा हुआ क्षेत्र है। इन सब में पूर्वी के ये कुमैया, ये सारी बोलियां आती हैं पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत। अब आते हैं पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में। पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग को भी एक बार देख लीजिए। इसमें आएंगी चौगरखिया, दानपुरिया, खसपरजिया, बारामंडल, फालदा कोटी, पछाई। खसपरजिया यह बारामंडल परगने और दानपुर के आसपास बोली जाती है। पछाई बोली यह अल्मोड़ा जिले के दक्षिण भाग में गढ़वाली सीमा तक बोली जाती है। फालदा कोटी यह नैनीताल के फालदा कोट क्षेत्र और अल्मोड़ा के कुछ भागों में तथा पाली पछाऊ क्षेत्र के कुछ भागों में बोली जाती है फालदा कोटी बोली। चौगरखिया चौगरखा परगना में बोली जाती है। गंगोई बोली यह गंगोली तथा दानपुर के कुछ पट्टियों में बोली जाती है। दानपुरिया बोली यह दानपुर के उत्तरी भागों और जौहार के दक्षिण भाग में बोली जाती है। अब आ जाते हैं उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में। उत्तरी कुमाऊनी वर्ग सबसे ऊपर का वर्ग है। ये वाला, यहाँ जोहारी बोली बोली जाती है। जो सबसे ऊपर का मैप है उसमें देखना है इसको। जोहारी बोली है जोहार, कुमाऊं तथा उत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। इस क्षेत्र में भोटिया भी इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसे तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। इस भाषा में तिब्बती भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है, क्योंकि भोटिया लोग बोलते हैं, वो लोग तिब्बत से लगा हुआ क्षेत्र है, तो तब इसमें भोटिया का भी तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग नैनीताली, कुमाऊनी, रजभैंसी यह नैनीताल के रौ और चौमासी पट्टियों में, भीमताल के काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसे नैनीतालिया भी कहते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की कुछ अन्य बोलियां भी हैं। ये तो 4 वर्ग थे, उनके अंदर की 12 बोलियां थी। अब कुछ जो अन्य बोलियां जो इनमें शामिल नहीं हैं वो अलग से हैं। जैसे मचकुमैया बोली कुमाऊं तथा गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे कुमाऊं और गढ़वाल का जो बीच का क्षेत्र जो बनता होगा एक साथ, वहाँ पर मिली जुली संस्कृत मिलती होगी, जहाँ पर कुमाऊनी गढ़वाली की, वहाँ पर मचकुमैया बोली। मज मैंने बीच में, कुमैया, ऐसे करके याद रखेंगे इसको। गोरखाली बोली है नेपाल से तिब्बत लगे क्षेत्रों में बोली जाती है। अल्मोड़ा के कुछ स्थान में गोरखा द्वारा बोली जाती है। इसे नेपाली बोली भी कहते हैं। नेपालियों की जो स्थानीय बोली थी वो गोरखाली बोली थी। भावरी यह भावर क्षेत्र में बोली जाती होगी। भावर क्षेत्र कहाँ लगा है? टनकपुर, उधम सिंह नगर, काशीपुर में बोली जाती है भावरी बोली, जहाँ पर भावर होगा। सौका क्षेत्र यह पिथौरागढ़ के उत्तरी सौका, जहाँ सौका जनजाति बहुत मात्रा में रहती है, वहाँ सौका बोली जाती है पिथौरागढ़ में। राजी पिथौरागढ़ के अस्कोट, धारचूला, डीडीहाट के आसपास वनरौत और राजी लोग बोलते हैं। इनको तो आप नाम से ही लगा लेंगे। बोक्साड़ी बोली बोक्सा लोग बोलते होंगे। कुमाऊं के दक्षिणी छोर पर रहने वाले बोक्सा जनजाति के लोग बोक्साड़ी बोली बोलते हैं, जबकि इसी भाग में थारू लोग अपनी बोली बोलते हैं। पंजाबी कुमाऊं का दक्षिणी भूभाग सिख बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर पंजाबी बोली बोली जाती है। जैसे नानकपत्ता, ये उधम सिंह नगर के कुछ क्षेत्रों में पंजाबी बोली बोली जाती है। जसपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी पंजाबी लोग पंजाबी बोली बोलते हैं। इसलिए पंजाबी बोली को खड़ी बोली के क्रिया रूप साहित्य हिंदी के समान माने जाते हैं। बांग्ला कुमाऊनी के दक्षिणी भाग में बंगाली लोग निवास करते हैं। ये मजोला हजोला क्षेत्र में, तो वहाँ बांग्ला बोली बोली जाती है। अब आते हैं गढ़वाली बोली में। कुमाऊं की भांति ही गढ़वाल की उत्पत्ति में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति दरद या खस से मानते हैं, जिसका स्थापना का आधार मात्र यही है कि खस गढ़वाल में निवास करते थे, जबकि अधिकांश विद्वान इसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। मैक्स मुलर ने अपनी किताब साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। ये वाला सवाल आ सकता है। हरिनाम धस्माना ने अपनी पुस्तक वेदमाला में गढ़वाली और वैदिक संस्कृत शब्दों की एक सूची दी है, जिसमें बताया है कि गढ़वाली के कई शब्दों का प्रयोग वैदिक रूप से ही होता था, मतलब कि पुराने वैदिक काल से ही होता था। बोली की दृष्टि से डॉक्टर गियरसन ने गढ़वाली को 8 भागों में बांटा है। वो 8 भाग यहाँ हैं। श्रीनगरी, नागपुरिया, ये 2 बार हो गया, चलो कोई नहीं। दसौलिया, बधाणी, ये भी 2 बार हो गए हैं।
राठी मचकुमैया सलाणी टिहरियाली बोली में विभक्त किया गया है। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ बोले जाते हैं। श्रीनगरी नाम से ही पता चल रहा है, ये श्रीनगर में बोली जाती होगी, पौड़ी में। राठी क्षेत्र भी पौड़ी में ही है, राठ क्षेत्र, राठ वहाँ बोलते होंगे। टिहरियाली टिहरी में बोली जाती होगी। नगपुरिया बोली चमोली और उत्तरकाशी के बीच में बोली जाती है। सलाड़ी बोली चमोली में बोली जाती है। दसौलिया बोली चमोली में बोली जाती है। बधानी बोली चमोली और बागेश्वर के बीच में बोली जाती है। ठीक है। साहित्य रचना के लिए विद्वानों ने टिहरी और श्रीनगर के आसपास की जो गढ़वाली भाषा जो वहाँ पर बोलते होंगे उसे मानक भाषा माना है साहित्य रचना के लिए। अब आ जाते हैं जौनसारी बोली में। जौनसारी बोली उत्तराखंड के जौनसार भावर क्षेत्र में बोली जाती है। जौनसार भावर क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? देहरादून जिले का चक्राता, त्यूनी, किन्नौर क्षेत्र प्रचलित हैं। इसको एक बार मैप में दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पर कोई इन मैपों को आप लोग एक बार बना लीजिएगा कॉपी में, तब फिर मैं बताते रहूँगा तो आपको समझ में आती रहेंगी चीज़ें। यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। यहाँ जौनसारी जनजाति निवास करती है। भाषाई परिवार। जौनसारी बोली हिंदी भाषा परिवार की एक उपभाषा है। यह पश्चिमी पहाड़ी हिंदी से संबंधित है। इसके में भी मत हैं, अभी बताता हूँ। इसमें गढ़वाली, हिमांचली और कुछ कुमाऊनी बोलियों का प्रभाव भी देखा जाता है। जौनसार भावर की सीमाएं जैसे टिहरी से जौनपुर, टिहरी जनपद के जौनपुर, उत्तरकाशी के रवाई, बंगाण क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, शिमला जनपदों को स्पर्श करती है। गियरसन ने जौनसारी को मध्य पहाड़ी कुमाऊनी गढ़वाली के समीप न मानकर सिरमौरी पश्चिमी पहाड़ी की एक बोली माना है। इसका कारण यह है कि जौनसार भावर क्षेत्र सिरमौर रियासत का भाग रहना भी हो सकता है। जैसे जो जौनसार भावर क्षेत्र था वो पहले सिरमौर रियासत का भाग था, ठीक है, और हिमाचल से लगे होने के कारण उसको सिरमौरी का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता होगा उसमें, बल्कि यहाँ कुमाऊनी और गढ़वाली के उससे, तब गियरसन ने इसे पश्चिमी पहाड़ी की बोली माना है। उमाशंकर सतीश ने भी पश्चिमी पहाड़ी समूह की बोली माना है इसे। किंतु यद्यपि जौनसारी भाषा वर्तमान में देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है, लेकिन जौनसार भावर में एक विशिष्ट लिपि भी है जो आम बोलचाल की भाषा के लेखन हेतु प्रचलित नहीं है। लेकिन जो ज्योतिष ब्राह्मण हैं कुछ, यह लिपि का प्रयोग करते हैं। ब्राह्मणों को सांचों या बागोई ग्रंथों में निहित है। जो इनकी लिपि है वो इनके सांचों और बागोई जो ग्रंथ हैं जौनसारियों के जो लिखे हुए हैं उनमें मिलती हैं। भाषिक विशेषताएं क्या हैं? उच्चारण में कठोरता व ठहराव है जो इन्हें अलग पहचान देता है। जैसे ख और गौ ध्वनियों का उच्चारण स्पष्ट होता है। जैसे मैं कि म्या, तुम के लिए त्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक जुड़ाव। यह बोली सिर्फ संप्रेषण का माध्यम नहीं है, मतलब कि आपस में बातचीत का माध्यम नहीं है, बल्कि लोकगीत, त्योहारों, पारंपरिक नाटकों में गहराई से जुड़ी हुई है। हिलाड़ी, थड़िया, झुमेलो जैसे पारंपरिक गीतों में इसका प्रयोग होता है। जौनसारी में लिखित साहित्य का अभाव है। जो लिखा हुआ साहित्य है उसका अभाव है क्योंकि इनकी लिपि स्पष्ट नहीं थी। लेकिन लोक साहित्य की दृष्टि से यह अत्यंत संपन्न है। इनमें लोकगीत, ठणकियाँ, हारोल, मांगण, छोड़े, जंगू, भाजू, शिलोंग, तांदा आदि नृत्यों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। ये जौनसारी जनजाति के नृत्य भी हैं। जब जनजाति पढ़ाऊँगा उस टाइम अच्छे से पढ़ेंगे इनको। वर्तमान स्थिति, धीरे धीरे इसका प्रयोग घटता जा रहा है क्योंकि ज़्यादा जो नई पीढ़ी है वो हिंदी या अंग्रेजी बोलती है। ये तो आप लोग सहमत होंगे इससे। सरकार और सामाजिक संस्थाएं इसके संरक्षण के लिए प्रयास कर रही हैं। अपनी बोली भाषा को संरक्षण दो, मोदी जी के जो 9 आग्रह थे उनमें भी था। तो आज हिंदी का इतना ही था। अब वेलकम इन उत्तराखंड, आपका उत्तराखंड में स्वागत है। आप उत्तराखंड पढ़ते हैं हम।
आज है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, यही ट्रांस हिमालय। एक बार मैप को अच्छे से देख लेंगे और अपनी कॉपी में बना लेंगे तो फिर अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको रामायण जैसी लगेगी अभी नीचे को। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, लेसर हिमालय, और यहाँ को शिवालिक, ये कल भी बताए थे आपको मैंने, भाबर, तराई का क्षेत्र, ये सब है, इनको याद रखना। उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 8 क्षेत्र हैं: ट्रांस हिमालय, महान या वृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय, भाबर क्षेत्र, गंगा का मैदान और तराई क्षेत्र। पहले ऐसे हिमालय होगा, फिर वहाँ से जो नीचे, फिर इधर पर भाबर, फिर तराई, फिर बांगर खादर, फिर ऐसे रिवर वैली बनी होंगी। इसको अभी जब मैं नीचे भाबर वाला बताऊंगा उस टाइम अच्छे से समझाऊंगा। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र, पहला क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसका उद्भव हिमालय से भी पहले हुआ था, जिसे तिब्बती हिमालय या 33 हिमालय कहा जाता है। ये तो हम जानते हैं कि जहाँ पर अभी हिमालय है वहाँ कुछ समय पहले 33 सागर था। राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जैक्सर श्रेणियाँ आती हैं। उत्तराखंड के माणा, नीति, किंगरी, बिंगरी, लिपुलेख, चोरहोती, सलसल, दारमा आदि दर्रे ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई सिंधु तल से 2500 मीटर से 3500 मीटर के बीच है। भारत में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, कैलाश और लद्दाख श्रेणियाँ आती हैं। इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक ट्रिक बनाई है मैंने, कलेजा। अगर हमने काराकोरम में चढ़ना है तो हमें क्या चाहिए, कलेजा चाहिए। जैसे क से कैलाश आ जाएगा, ल से लद्दाख श्रेणियाँ, जो से जास्कर श्रेणियाँ जो पहले आई थी। इससे याद रहेगा कि काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ हमारी किस में है, ट्रांस हिमालय में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन 2, जो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन है। यहाँ पर भारत का भूगोल भी मैं हल्का कवर कर दे रहा हूँ, जिससे कि अगली बार जब भारत का भूगोल हम पढ़ें तो उस समय थोड़ा हम रिकॉल कर पाएँ पुराने उससे। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। ट्रांस हिमालय श्रेणी सतलज, ब्रह्म, सिंधु जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। सचर जोन या हिंज लाइन, इंटरट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन कहते हैं इसे, ITCZ द्वारा ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय को अलग किया जाता है। इसमें समझते हैं, देखो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में क्या है, ITSZ जोन है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, CZ होता है। ट्रांस हिमालय महाहिमालय के उत्तर में स्थित है। ये देखिए नीचे क्या है, बृहद हिमालय, इसके उत्तर हिमालय में क्या है, ट्रांस हिमालय। अब बात करते हैं ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय उच्च आंतरिक या मुख्य हिमालय एवं हिमाच्छादित होने के कारण इसे हिमाद्री कहते हैं। हमेशा यहाँ बर्फ़ पड़े रहती है तो इसको क्या कहते हैं, हिमाद्री नाम भी कहते हैं। इसी को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। उच्च हिमालय भी इसी का नाम है, मुख्य हिमालय भी इसी का नाम है। उत्तराखंड में बृहद हिमालय श्रेणी की ऊंचाई 4500 मीटर से 7817 मीटर। इसको देख के आपको किसकी लंबाई याद आ रही है, नंदा देवी की। सबसे ऊंची यहाँ नंदा देवी चोटी है, किसमें, ग्रेटर हिमालय में। नंदा देवी ग्रेटर हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा कामेट, बंदरपूंछ, केदारनाथ, चौखंबा, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट, पंचाचूली सब ग्रेटर हिमालय की चोटियाँ हैं। इनके ऊपर मैं अलग से एक शॉर्ट बना दूंगा जिसमें इनकी लंबाइयाँ भी मेंशन होंगी और कहाँ ये मेंशन है, या जिस टाइम डिस्ट्रिक्ट सीरीज करेंगे तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कराऊंगा, तब ये अच्छे से दिमाग में बैठ पाएंगे, नहीं तो ऐसे खाली याद भी नहीं रहते हैं। और इनमें से एक सवाल हर बार आ रहा है पेपर में। राज्य में बृहद हिमालय श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 6 जिलों में फैली हुई हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में फैली हुई हैं। बृहद हिमालय के निचले भागों में छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल या प्यार या अल्पाइन पास्चर नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में बहुत से बुग्याल फेमस हैं, जैसे चोपता, ओली,
ये बुग्याल जो जहाँ पर छोटी छोटी घास के मैदान होते हैं, जहाँ फिर बड़ी वनस्पतियाँ नहीं उग पाती हैं, उन्हें बुग्याल कहते हैं। राज्य में सबसे कम वर्षा वृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। 4200 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर हिमानी जलवायु पाई जाती है, मतलब कि यहाँ हर टाइम बर्फ़ पड़ते रहती होगी 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। जलवायु की दृष्टि से ग्रेटर हिमालय का क्षेत्र सबसे अधिक ठंडा है, बर्फ़ पड़ रही है यहाँ। इसकी ऊंची चोटियाँ सदैव हिमाच्छादित रहती हैं, हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। उच्च हिमालय क्षेत्रों की स्थायी हिमरेखा 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वृहद हिमालय की मूल निवासी भोटिया जनजाति है, क्योंकि इनमें ऋतु प्रवास होता है। जब बर्फ़ पड़ती है तो ये लोग नीचे को आ जाते हैं। इनके आवाज़ भी आपने गुंडा या मुंसा सुने होंगे। कभी जब जनजाति करेंगे को टॉपिक, उसमें इसको पूरा कवर कर देंगे। राज्य में पाए जाने वाले हिमनद जैसे गंगोत्री, मिलम, वृहद हिमालय जैसे क्षेत्रों के अंतर्गत भागीरथी, अलकनंदा, गौरी गंगा आदि नदियाँ महा हिमालय से निकलती हैं। ये सवाल बन सकते हैं, वैसे ही सवाल बन रहे हैं। सवाल बन जाएगा गंगोत्री, मिलम, हिमनद कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है, या ये इनमें से कौन सी नदी महा हिमालय से निकलती है, लघु हिमालय से निकलती है, फंसाने के लिए सवाल। ग्रेटर हिमालय एवं मध्य एवं लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा पाई जाती है। ऊपर ग्रेटर हिमालय, नीचे लघु हिमालय, इनके बीच में पाई जाती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। ये ऊपर वृहद हिमालय, नीचे लघु हिमालय, बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये वाला सवाल हर बार आता है, इससे कुछ ना कुछ इसको घुमा के देगा या कुछ अलग से, ये सवाल तो आता ही है, इसलिए इसको कर लेना। फूलों की घाटी भी किस में है? वृहद हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब आ जाते हैं लघु हिमालय क्षेत्र में। उत्तराखंड में मध्य हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 1200 मीटर से 4500 मीटर तक पाई जाती है। राज्य के पूर्वी छोर में चंपावत से लेकर पश्चिम में देहरादून तक 9 जिलों में फैली हुई है। अभी तक ग्रेटर हिमालय कितने में था? 6 जिलों में था। ये कितने में है? 9 जिलों में है। चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून में मध्य हिमालय श्रेणी विस्तृत है। यहाँ मसूरी, देववन, रानीखेत, दूधातोली, विंसर, द्रोणगिरी श्रेणियाँ मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ये वाला सवाल आया भी था। मसूरी, रानीखेत ये क्षेत्र किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? लघु हिमालय के अंतर्गत या मध्य हिमालय के अंतर्गत। मध्य या लघु हिमालय श्रेणी में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। लघु हिमालय का निर्माण वलित या कायांतरित चट्टानों से हुआ है। जीवाश्म का अभाव क्यों पाया जाता है? क्योंकि इनका निर्माण कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। अब बार बार बदलते रहेंगे तो पुराना कुछ जीवाश्म बचेगा ही नहीं, तो जीवाश्म का तो अभाव होगा ही। लघु हिमालय क्षेत्र में नयार, सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लदिया जैसी नदियाँ बहती हैं। नैनीताल में पाए जाने वाले अनेक ताल जैसे सात ताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, भीमताल, खुरपा ताल, ये सभी मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये कोट में बन जाएंगे, ये मिलाने के लिए आ जाएंगे ऐसे करके। इनमें से कौन सी चीज़ गलत है? राज्य में 1800 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कोर्णधारी वन पाए जाते हैं। कोर्णधारी वन मतलब ऐसे वन जिनमें प्रमुख वृक्ष है चीड़। राज्य में 2900 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई तक एल्पाइन वन पाए जाते हैं। ये अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो जो मैंने फर्स्ट मैप दिखाया था उसको आराम से एक बार कॉपी में बनाना, उसके सारे मीटर याद करना, तब ये आपके समझ में आने लग जाएंगे कि यहाँ से अल्पाइन वन शुरू हो रहे हैं, यहाँ कोर्णधारी वन है, यहाँ ग्रेटर हिमालय है। ऐसे मध्य हिमालय और धौलाधार श्रेणी पर शिमला बसा हुआ है, जबकि पीर पंजाल श्रेणी पर जम्मू कश्मीर का विस्तार है। ये पीर पंजाल श्रेणी वाला सवाल आया था कि इनमें से कौन मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है करके, उसमें पीर पंजाल था ऑप्शन और बाकी 3 के 3 ग्रेटर हिमालय के थे। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय को मेन सीमांत दरार या मेन बाउंड्री फॉल्ट से द्वारा अलग करता है। जैसे ये लघु हिमालय, नीचे शिवालिक, इनके बीच में क्या आएगी? MBT, मेन बाउंड्री फॉल्ट। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है। यह भी किस में है? लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। मध्य या लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी जिलों में फैला हुआ है। 3 जिलों में फैला हुआ है।
यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं दूधातोली से: पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, ऊनो, पश्चिमी और पूर्वी नयार। दूधातोली श्रृंखला की तली पर दुग्धताल स्थित है। दूधातोली क्षेत्र के आसपास कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि स्थल है। कोदिया बगड़ में 12 जून को चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में मेला लगाया जाता है। 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनसे कहा कि दूधातोली को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की, लेकिन ये स्वीकार नहीं हुई। दून या द्वार क्षेत्र मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणियों के बीच पाए जाने वाली क्षैतिज ऊंची चौरस घाटियों को दून कहा जाता है, जिसे पूर्वोत्तर भाग, जो उसका पूर्व और उत्तर का भाग होगा उसे द्वार कहते हैं। पश्चिम और जो मध्य का भाग होगा उसे दून कहा जाता है। दून घाटियों की औसत ऊंचाई 350 मीटर से 750 मीटर तक है। राज्य का सबसे बड़ा दून देहरादून है। इसकी लंबाई 75 किलोमीटर और चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर तक है। पतली व कोटा दून नामक दून या द्वार नैनीताल क्षेत्र में है। कोठारी व चौखम दून पौड़ी में है। ये मिलान में आ सकते हैं सबके सब। जबकि हरकी दून नामक बुग्याल जो है वो उत्तरकाशी जनपद में है। दून घाटियों में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जिस कारण यहाँ सबसे अधिक जनघनत्व ही पाया जाता है। मतलब कि यहाँ लोग भी बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे देहरादून में आपको पता ही है कितनी पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर में है। हरिद्वार हो गया उसके बगल में। दून क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दून घाटियों में भूस्खलन की सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं अधिकतर मध्य हिमालय श्रेणी से होती हैं। जो ऊपर ऐसे पहाड़ हैं वहाँ से अगर यहाँ बारिश आएगी तो ऐसे भूस्खलन होगा, तो यहाँ मध्य हिमालय श्रेणियों से ही भूस्खलन की घटनाएं सर्वाधिक कहाँ होती हैं? दून घाटी क्षेत्रों में होती हैं। अब आ जाते हैं शिवालिक हिमालय में, शिवालिक क्षेत्र में। शिवालिक को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे लास्ट पहाड़ है। हिमालयों की श्रेणियों में सबसे लास्ट यही है, तब इसको सबसे बाहर का या हिमालय का लास्ट अंतिम भी कहते हैं। हिमालय श्रृंखलाएँ नवीनतम श्रेणी है। इसका कारण है कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। सबसे नवीन है, इनमें अभी भी जीवाश्म पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है। शिवालिक का अर्थ है शिव की भौहों से होता है। शिवालिक 7 जिलों में पाई जाती है। तो अब दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। ग्रेटर हिमालय में 6, लघु या मध्य हिमालय में 9, शिवालिक में 7 में फैली हुई है। 7 जिलों में फैली हुई है, ये आप पढ़ लेना। शिवालिक की श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन व कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं, क्योंकि लघु या मध्य हिमालय से बहुत सारी नदियां ऐसे ऐसे करके आते रहेंगी, तो यहाँ गहरी घाटियां बन जाती हैं शिवालिक क्षेत्र में। राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक क्षेत्र में ही होती है, जो 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। ये वाला सवाल बहुत बार आ गया है। राज्य में सर्वाधिक पर्यटन केंद्र शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणी एवं हिमालय से बृहद हिमालय दरार या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग किया जाता है। ये शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक से नीचे अब जो उत्तरी मैदान है तो HHF आ जाता है इसमें। HHF की फुल फॉर्म होती है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। शिवालिक क्षेत्र में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अब आ जाते हैं भाबर क्षेत्र, जो मैं उस टाइम से आपको बता रहा हूँ। ये है लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ग्रेटर हिमालय, सारे ये हिमालय हैं। अब यहाँ से जो नदियाँ आई अपने साथ अवसाद बहा के लाई, मिट्टी पत्थर बड़े बड़े, वो यहाँ पर जमा हो गए। ठीक है, भाबर क्षेत्र में। अब भाबर क्षेत्र से भी थोड़ा तो पानी तो इसमें है ही, जो यहाँ पर उनने मिट्टी पत्थर छोड़ा, और अब सीधा है तो थोड़ी उनकी ढाल प्रवणता मतलब जो उनकी स्पीड थी वो थोड़ी कम होगी। तो तराई क्षेत्र में कैसी जो उसके बाद की मिट्टी होगी, जो दलदली मिट्टी होती है, वो तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तराई से भी जब आगे को निकलेंगे, अब ये नदी सीधी जाते रह रही है, यहाँ पर अगर ज़्यादा पानी होगा तो इसको क्या कहेंगे? खादर, क्योंकि यहाँ नई नई मिट्टी ऊपर से आते रहेगी। और जो साइड के क्षेत्र हो गए, यहाँ नदी जा ही नहीं रही है, इसको कहेंगे बांगर। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। भाबर क्षेत्र शिवालिक के दक्षिण में स्थित। भाबर क्षेत्र में भूमि उबड़ खाबड़ एवं मिट्टी कंकड़ पत्थर मोटे बालू से युक्त होती है। इसका निर्माण किस में हुआ है?
प्लेस्टोसीन युग में हुआ है इसका निर्माण। शिवालिक से उतरने वाली वेगवती नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसादों के निक्षेप से हुआ है। तराई क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादी चट्टानों से हुआ है। यहाँ दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसलिए तराई क्षेत्र में पाताल तोल कुएं भी पाए जाते हैं। ये क्यों दलदली प्रकार की पाई जाती है सब ऊपर मैंने बता दिया है। राज्य के पौड़ी, नैनीताल, दक्षिणी क्षेत्र, उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र तराई के अंतर्गत आता है। उधम सिंह नगर जिले में बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज क्षेत्र तराई क्षेत्र के में पड़ते हैं। राज्य में तराई में बंगाली, हरियाणा, पंजाबी लोग निवास करते हैं। यहाँ पे सब बाहर के लोग बसे हैं। अभी जब ऊपर हमने भाषा वाली पढ़ी थी, भाषा के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने सब बताए हैं। दलदली मिट्टी का होने के कारण यहाँ तराई क्षेत्र में धान, गन्ना की अधिक उत्पादकता होती है, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए, धान के लिए और गन्ने के लिए भी। अप्रैल के महीने में तराई माह में सूरजमुखी के फूल खिलने की अवस्था होती है। तराई में उपोष्ण प्रकार की गर्म जलवायु पाई जाती है। इसको मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ दलदल होता है, तो वहाँ पर मच्छर अच्चर बहुत सारे होते हैं, तो वो मच्छर अच्चर तब इसे मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र भी कहा जाता है। गंगा का मैदानी क्षेत्र। राज्य में हरिद्वार जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैदानी भूमि का वह क्षेत्र जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता उसे बांगर कहते हैं, जो अभी मैंने ऊपर फोटो में दिखाया। पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। स्थानीय नाम इसका भूड़ कहते हैं। खटीमा के पास कहते हैं ना, भूड़ में ज़मीन ली है, ऐसा वैसा। वह क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे खादर कहते हैं। नई जलोभी कछारी प्रदेश भी कहा जाता है। इसे बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। अब बीच में से बाढ़ अगर लगातार पानी लगातार आएगा तो किसी टाइम बारिश ज़्यादा हुई तो बाढ़ भी आ जाती है। वेलकम टू हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। एक बार पानी पी लेता हूँ दोस्तों थोड़ा। हिस्ट्री में आज हमारा है वैदिक सभ्यता। इसमें भी ऋग्वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, 1500 से 1000 तक ये पूर्व वैदिक काल, इसी को ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसके बाद उत्तर वैदिक काल आएगा, वो कल आएगी उसकी वीडियो। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान। ऋग्वैदिक आर्यों को भौगोलिक ज्ञान की जानकारी ऋग्वेद में जो वर्णित पर्वत हैं, मरुस्थल हैं, नदियां हैं, इन नामों से होती है। ऋग्वेद में हिमवंत का अर्थ है हिमालय पर्वत। उसकी मूजवंत नामक चोटी का उल्लेख है। उसमें जो मूजवंत नामक चोटी का उल्लेख मिलता है, मूजवंत चोटी में सोम नामक वनस्पति मिलती है। ऋग्वेद में मरुस्थल को धन्व कहा गया है। ये आते हैं ये शब्द सब। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, यद्यपि संपूर्ण वैदिक साहित्य में 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे नदी तिमा कहा जाता है। ऋग्वेद में वर्णित अंतिम नदी गोमती है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार। इस क्षेत्र में ऋग्वैदिक आर्य बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, मतलब यहीं बसे थे। पूर्व में तिब्बत से लेकर अफगानिस्तान तक, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान से दक्षिण में हरियाणा तक के आसपास इनका विस्तार हुआ है। अब इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं, जो जो हेडिंग उनने दी हैं, उस हिसाब से ही मैंने ये पूरा कंटेंट तैयार किया हुआ है। अगर पसंद आ रहा होगा तो इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। राजनीतिक जीवन, सबसे पहले कुल था, फिर ग्राम था, फिर विष थे, फिर जन थे, फिर राष्ट्र थे। अभी इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्य अनेक कबीलों में विभक्त थे। कबीले को जन कहा जाता था। जन का जो मुखिया होता था उसे राजा कहा जाता था। पुरानी मूवी में देखा होगा आपने, हुलुलुलु हाला वाले में एक राजा होता था और उनके कबीले होते थे। राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था, यद्यपि गणतंत्र की जानकारी भी हमें मिलती है। राजा को जनस्य गोप्ता अर्थात जन का रक्षक कहा जाता था। पुरभेत्ता, दुर्गों को भेदने वाला भी कहा जाता था राजा को। जनस्य गोप्ता और पुरभेत्ता ऋग्वैदिक काल में किसके लिए प्रयोग होते थे, ऐसे आ जाएगा सवाल।
किसके लिए? राजा के लिए। राजा का मुख्य कार्य क्या होता था? कबीले की रक्षा करना और युद्ध के अवसर में नेतृत्व करना। कबीले के सदस्य राजा को बलि नामक स्वैच्छिक कर देते थे, क्योंकि वो उनकी रक्षा कर रहे हैं तो उनको बलि नामक स्वैच्छिक कर अपनी इच्छा से उपहार स्वरूप दे देते थे। राजा की सहायता हेतु कुछ परिषदों का उल्लेख भी है। सभा नामक परिषद एक ग्राम्य संस्था थी। इसमें श्रेष्ठ जन और विद्वजन भाग लेते थे। समिति नामक परिषद एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। ये तो गांव के लिए इसको वैसे मान लो पंचायती राज चल रहा है तो ये ग्राम सभा होगी, ये केंद्र की सरकार होगी, या ये राज्य की सरकार होगी या केंद्र की सरकार होगी। समिति नामक परिषद केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। इसमें राजा भी उपस्थित होता था। विदत नामक परिषद सबसे प्राचीन थी। यह सैनिक गैर सैनिक धार्मिक कार्य का संपादन करती थी। ऋग्वेद में राजा की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। राजा के पदाधिकारी। पुरोहित, यह राजा का प्रमुख पदाधिकारी था। ग्रामीणी, गांव का मुखिया राजा का पदाधिकारी था। सेनानी, सैनिक कार्यों का सहयोग करने वाला था। सूत, रथ हाँकने वाला प्रतिनिधि था। कर्मार, धातुओं का कार्य करने वाला प्रतिनिधि था। रथकार, रथ बनाने वालों का प्रतिनिधि था। दूत, सूचना देने वाले, दूत का कार्य करता था। स्पष्ट, गुप्तचर, जैसे ये नाम तो ऊपर के जितने भी नाम हैं आप नामों से ही अंदाज लगा लेंगे, लेकिन ये आ गया तो वहाँ फंस जाएंगे। तो स्पष्ट गुप्तचर था, इसलिए यहीं पर याद कर लीजिए। पूर्व, दुर्गपति था। पूर्व, दुर्ग से अंदाज लगा लेंगे। भागदू है, राजस्व जमा करने वाला था। वाजपति, चारागाह का अधिकारी था। उग्र, पुलिस उग्र है, ऐसे याद कर लेंगे। अब आ जाते हैं इनके सामाजिक जीवन में। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में 2 वर्ग थे, आर्य एवं अनार्य। ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। जब अंतिम समय चल रहा होगा तो उस टाइम वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाँह से राजन्य क्षत्रिय, जांग से वैश्य तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप रचिला था और कर्ममूलक था। जो जैसा काम करेगा उस हिसाब से ही उसका वर्ण निर्धारित होता था, अर्थात कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता था। ये लिखा कहाँ गया है? धर्मसूत्र में लिखा गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ब्राह्मण का कथन है कि मैं कारु हूँ, मेरे पिता भिषज हैं, मेरी माता उपलप्लक्षिणी हैं, पत्थर की चक्की चलाती हैं। इसका मतलब हुआ कि मैं तो मंत्र निर्माता हूँ और जो मेरे पिता हैं वो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, लेकिन जो मेरी माँ है वो पत्थर की चक्की चलाती है। मतलब कि अलग अलग वर्णों का समायोजन है यहाँ पर, ठीक है। इस काल में अस्पृश्यता, छुआछूत परंपरा नहीं थी। परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। परिवार का जो मुखिया था पिता या बड़ा भाई होता था। संयुक्त परिवार की अवधारणा थी। परिवार में स्त्रियों को महत्व दिया जाता था। विवाह एवं स्त्रियों की प्रथा ऋग्वैदिक काल में कैसी थी अब जानते हैं। सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी, यद्यपि बहु विवाह का उल्लेख भी मिलता है। इस काल में बाल विवाह प्रथा नहीं थी। बाल विवाह प्रथा उस टाइम नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। युवावस्था में ही कन्या का विवाह होता था आजकल की ही तरह। इस काल में दहेज प्रथा विद्यमान थी। दहेज को क्या कहते थे? वहतु कहते थे। इस काल में कुछ कन्याएं आजीवन अविवाहित रहती थी, जो कभी भी शादी नहीं करते हैं, उनको अमाजू कहा जाता था। ये वाला सवाल भी आया है युवा पेपर में। विधवा विवाह की सामान्य प्रथा नहीं थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में विधवा नियोग प्रथा अपना सकती थी। नियोग प्रथा वाली स्त्री को क्षेत्र कहा जाता था। उत्पन्न को क्षेत्रज कहा जाता था। इस काल में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। इनके समय में दो प्रकार अंतरजातीय विवाह होते थे। ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अनुलोम विवाह। अनुलोम विलोम में क्या होगा? पुरुष उच्च वर्ण का होगा, स्त्री निम्न वर्ण की होगी। प्रतिलोम विवाह में इसका उल्टा हो जाएगा, पुरुष निम्न वर्ण का होगा और स्त्री उच्च वर्ण की होती थी। स्त्रियों की प्रथा अच्छी थी। पुरुषों की भांति यह भी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण अधिकार था, पढ़ाई लिखाई करती थी। बहुत सी महिलाएं विद्वान हुई उस टाइम पे। लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवारी, रोमासा, अपाला, विश्वारा सब विदुषी महिलाएं थी उस समय।
इन नामों को याद कर लेना, क्योंकि ऐसे ही उत्तर वैदिक काल में भी हैं। उस टाइम उसमें पूछ देगा कि लोपामुद्रा घोषा उत्तर वैदिक काल में थी, ऋग्वैदिक काल में थी, फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, इसलिए यहीं पर याद कर लें। इस काल में पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा वर्दा कुछ नहीं था उस टाइम। आर्थिक जीवन, आर्थिक स्वरूप जनजातीय था, जनजातीय मतलब घूमने में थे। पशुपालन, ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था, अतः इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्य का सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। आर्य हाथी से परिचित थे, लेकिन बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है। अस्थायी जीवन था मतलब एक जगह रहते नहीं थे, अलग अलग इधर उधर घूमते रहो। तब इनको पशुपालन, चलो सबके सब पशुओं को ले गए, जहाँ को वहीं को चराया, जहाँ घास मिली, गाय है पाली इनने। गाय वस्तु विनिमय का माध्यम था, लेकिन इनका सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। ये सवाल फंसा सकता है, क्योंकि सबको पता होता है गाय उस टाइम इम्पोर्टेंट थी, लेकिन इनका प्रिय पशु घोड़ा था, ये याद रखना। गाय से संबंधित शब्दावली, गोमत धनी व्यक्ति को कहा जाता था, गविष्टि युद्ध के कहा जाता था, गोधूली शाम का समय, ये तो उसमें भी आता है हिंदी में। जब गायें शाम को घर को आती थी तो वो धूल उड़ाते हुए आती थी, तो उसको गोधूली कहते थे। कृषि, ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन अस्थायी था, अतः कृषि का विकास नहीं हुआ। अब कृषि के लिए तो एक जगह रह के खेत बना के आराम से उसमें कृषि करके उस फसल के लिए रुकना भी पड़ता है कि अब फसल होगी, काटूंगा, खाऊंगा करके। अब ये लोग, इन लोगों का जीवन कैसा था? अस्थायी। तो कृषि का इस समय विकास हो नहीं पाया ज़्यादा। जहाँ पर रहते थे वहीं कुछ उगाया, खाया इनने। ऋग्वेद में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र या उर्वरा कहा गया है उसे। ऋग्वैदिक आर्य यव जौ से परिचित थे, जिसे धान्य भी कहते थे। यव को जौ कहते थे, जौ से परिचित थे ये लोग। कृषि संबंधित शब्दावलियाँ, क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे, लांगल को हल कहते थे, स्कनिया करीस को गोबर की खाद, अवट कुआं था, कुल्या नहर, हृत तालाब। व्यापार, अब व्यापार के बारे में आ जाते हैं। व्यापार, वाणिज्य का अधिक विकास नहीं हुआ था इस समय पर। पणी नामक एक समुदाय था जो व्यापार कार्य में निपुण होते थे। आर्य पणी से घृणा करते थे। पणी अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध थे, कंजूसी से तभी व्यापार कर रहे थे। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली था, मतलब कि कुछ तुम दो कुछ हम देंगे, इस टाइप का। मुद्राओं का उतना प्रचलन नहीं था उस समय पे। व्यापार स्थल एवं जलमार्ग दोनों से होता था, व्यापार स्थल और जलमार्ग दोनों से होता है। आर्य बड़ी बड़ी नावों से परिचित थे। जो लोन देता था उसे बेकनाट कहते थे, लोन को मतलब बेकनाट कहते थे। धार्मिक जीवन, ऋग्वैदिक धर्म भौतिक जीवन से अत्यधिक प्रभावित था। ऋग्वैदिक देव में देवियों की तुलना में देवता महत्वपूर्ण है। इंद्र, अग्नि, वरुण, ये सब देवता उस टाइम महत्वपूर्ण थे। देवियों का उतना उल्लेख नहीं है, एक आदि देवियों का उल्लेख है। ऋग्वैदिक देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं, अभी भी हैं, जैसे अग्नि देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता। बारिश आती है तो हम कहते हैं इंद्र देवता बारिश कर रहे हैं। ऋग्वैदिक धर्म में ऋत, नैतिक नियम की अवधारणा दिखाई देती है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, अर्थात नैतिक नियमों का रक्षक कहा गया है वरुण को। ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे, लेकिन अंतिम चरण में एकेश्वरवाद की भावना दिखाई पड़ने लगती है। फर्स्ट में इनके बहुत सारे देवताओं को मानते थे, लेकिन अंत में ये लोग एक ही देवता की पूजा करने लगे। देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम प्रार्थना या स्तुति था। ऋग्वेद में कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख है, जिन्हें आकाशवासी, अंतरिक्षवासी, पृथ्वीवासी 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। आर्यों के सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र थे, इन्हें पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति के में 250 सूक्त रचे गए हैं। ये तो बहुत बार सवाल आ गया है, सारे सवाल पेपर में आ ही जाता है लगभग ऐसा, अब नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, इनकी स्तुति 200 सूक्त रचे गए हैं। वरुण सर्वाधिक आचरण वाले देवता थे, इन्हें सृष्टिकर्ता कहा गया है। ऋग्वेद में सूर्य की स्तुति 5 रूपों में की गई है। ये रूप हैं सूर्य, सवित्री, मित्र, पूषण, विष्णु। सवित्री सविता की स्तुति प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की गई है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसके दृष्टा विश्वामित्र हैं, ये सवाल भी बहुत बार आया है।
ऋग्वेद का संपूर्ण 9वां मंडल सोम देवता को से संबंधित है। वनस्पति के देवता पूषण थे। आर्यों की सबसे सुंदर देवी उषा थी। आर्य पुनर्जन्म एवं मोक्ष की अवधारणा से परिचित नहीं थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे भी कुछ सुझाव दें। आप लोग कह रहे हैं आवाज़ थोड़ी स्लो हो रही है, तो वो संसाधनों के अभाव के कारण हो रही है। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन सबके पास शेयर करें इसे। धन्यवाद।